नमस्कार, स्वागत है। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तराखंड और पहाड़ से जुड़ी हुई कुछ खबरों की। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने चुनाव अपडेट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में इस बार 65.37% वोटिंग हुई है। हरिद्वार में इस बार 74.77% हुआ है मतदान। देहरादून में 63.69% लोगों ने दिया है वोट। उधम सिंह नगर जिले में 72.77% हुई है वोटिंग। 2017 में 65.56% लोगों ने मतदान किया था। तो 2017 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, कंपैरिजन में देखें तो इस बार कुछ कम मतदान हुआ है। बहरहाल उधम सिंह नगर जिले में 72.77% मतदान हुआ है, जो अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। वहीं इस बार जो चुनाव अपडेट जारी किया गया है उसके अनुसार 65.37% वोटिंग हुई है। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय पुंडिर जुड़े हुए हैं मेरे साथ हरिद्वार से और रोहित मेरे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। दोनों से ही हम बातचीत करेंगे। रोहित, जो मतदान का परसेंटेज जो सामने निकल कर आया है, अच्छा मतदान है। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ कम मतदान हुआ है या, लेकिन क्या वजह रही कि अब 65 के करीब ही 2017 में ही था, 65 के करीब ही इस बार भी मतदान हुआ है। इससे क्या निकलकर सामने आता है? आप इसका कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं? देखिए नितिशा, जिस दिन मतदान था 14 फरवरी को, उससे 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले तमाम ऐसी पोलिंग पार्टियां थी जिनको उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के लिए और पर्वतीय जिलों के लिए रवाना कर दिया गया था। क्योंकि मुख्य मार्ग से बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर 12-12 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, यहाँ तक कि 25-25 किलोमीटर पैदल पगडंडियों के सहारे पहाड़ी रास्तों पर से होते हुए पोलिंग पार्टियों को जाना पड़ा। और इसी के तहत जब मतदान संपन्न हुआ तो 2 दिन लग गए उन तमाम पोलिंग पार्टियों को देहरादून पहुंचने में, अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपने में। और इसके साथ ही जहां तक आपने ये प्रश्न किया है कि मतदान थोड़ा कम क्यों रहा इस बार, इसकी एक वजह यह भी है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं और इन तमाम मसलों को लेकर बहुत सारी ऐसी जनता है जिन्होंने मतदान नहीं किया। बहुत सारे ऐसे वृद्ध जो बुजुर्ग हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। हालांकि अगर ये कोविड की समस्या ना होती तो इस बार मतदान में इजाफा होता। हालांकि जो मतदान केंद्रों पे हमने देखा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है चुनाव आयोग के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा कराया गया, लेकिन फिर भी भीड़ होती है तो संक्रमण फैलने का खतरा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग रहे हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं और उन लोगों ने मतदान नहीं किया है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा पोस्टल बैलेट के जरिए उन तमाम लोगों के मत लिए गए, उनके वोट लिए गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने इसको लेकर चुनाव आयोग से या फिर जिला प्रशासन से संपर्क ही नहीं किया। तो ये मेन मुख्य वजह जो है निकाली जा सकती है, मतदान जो थोड़ा बहुत कम हुआ है। जी संजय, देखा यह जा रहा है प्रशासन को इस बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो वोट डलवाने के लिए हो, चाहे कोरोना के चलते हो। उसके बाद में आप तो हरिद्वार में मौजूद हैं। हरिद्वार तो देखिए तीर्थ नगरी है यहाँ पर। उसके बाद में कल पूर्णिमा का स्नान भी था, तो प्रशासन के लिए काफी दिक्कतें रही हैं इस बार। एक के बाद एक जो चीजें हो रही हैं, प्रशासन को बहुत मुस्तैदी बरतने की जरूरत पड़ी। देखिए नितिशा, मौसम की बात की जाए या फिर कोरोना काल की बात की जाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि एक और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाना था, तो दूसरी ओर मौसम की मार है जो वो कहीं ना कहीं लोग झेल रहे थे। ऐसे में जैसे हरिद्वार की अगर बात की जाए तो सुबह 8 बजे से यहाँ चुनाव शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे दिन ढलता रहा और जो लोग थे वो कहीं ना कहीं चुनाव करते रहे। लिहाजा हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में जो प्रतिशत था वो पहले से बेहतर था और उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं हरिद्वार नंबर 1 पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन अधिकारी थे वो लगातार ही लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आपको अपने मत का प्रयोग करना बहुत ही अनिवार्य है। लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं मत का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। लेकिन हरिद्वार वासी लगातार ही इस बार ज्यादा से ज्यादा उत्साह दिखा और कोरोना काल के होते हुए भी तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग किया है और यही कारण है कि हरिद्वार उत्तराखंड में नंबर 1 पे है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज रहा है। जी नितिशा, बिल्कुल, काफी अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है इस बार उत्तराखंड में। लोगों ने अच्छे घर से बाहर निकलकर एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज दिया है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, मैं फिर लौटूंगी आपसे।
और जानकारी लेने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, फिलहाल बीजेपी की हम बात कर लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से एक फर्जी ट्वीट जारी हुआ है। प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है इस ट्वीट से, जिसको विपक्षी पार्टियां भी शेयर कर रही हैं। इस ट्वीट को बार बार रीट्वीट किया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्वीट में विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार तय होने की बात कही गई है। वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने फर्जी ट्वीट कराया है और कांग्रेस अपनी हार देखकर बौखला गई है और केस दर्ज करा दिया गया है। तो मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके नाम से फर्जी ट्वीट जारी हुआ है। संजय और रोहित दोनों ही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, इस बार के जो चुनाव है ना कहीं मुद्दों से भटक रहे हैं और इस बीच में हम यही देख रहे हैं, मतदान तो हो चुका है लेकिन ये जो ट्वीट वाला मामला अब निकलकर सामने आया है, एक फर्जी ट्वीट आया है सामने, कांग्रेस उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो वही केस दर्ज करवाया गया है कि कांग्रेस ही इस तरह के झूठे ट्वीट करवा रही है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी देखिए नितिशा, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी के लक्सर विधानसभा सीट से जो विधायक हैं संजय गुप्ता, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ वो बयानबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक ने हरिद्वार और आसपास के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको हराने का काम किया है। और उधर काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा ने भी कहा है कि पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जो संगठन के नेता हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है। और चंपावत से कैलाश घतोड़ी की बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, चुनाव में इस बार मैं चुनावी मैदान में थे। उन्होंने भी कहा है कि पार्टी के भीतर जो है भीतरघात हुआ है। और उसके बाद बीते रोज एक ट्वीट आता है और जिसमें मदन कौशिक साफ तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर एक तरह से एलिगेशन लगाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि जब अनऑफिशियली तौर पर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी ट्वीट है, ये उन्होंने नहीं किया है। हालांकि जो कांग्रेस का जो सोशल मीडिया विंग है उसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, कहा है कि जो विपक्ष है, विपक्ष ने इस प्रकार का मजाक किया है और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया है। अब इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी इस पर कोई बयान निकल के नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही दोनों ही बड़े राजनीतिक दल लगातार इस चुनावी समय में ये जो मामला आपने जिक्र किया लक्सर का, उस मामले के बारे में तो दिल्ली तक ये मामला पहुंचा है। आलाकमान ने भी रिपोर्ट मांगी है, स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसके बाद अब ये फर्जी ट्वीट का जो मामला सामने आ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है और बीजेपी तो सोशल मीडिया को बहुत स्ट्रांग करके चलती है। तो इस ट्वीट का जो इम्पैक्ट है वो काफी वास्ट हो सकता है, बहुत बड़ा और बहुत दूरगामी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए नितिशा, चुनाव के बाद दोनों ही दो बड़े राजनीतिक दल हैं। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में मतदान संपन्न होने के बाद देर शाम को ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी की गई और कांग्रेस उत्साह से लबरेज नजर आई। कांग्रेस का कहना था कि उसके पक्ष में जनता ने भारी मात्रा में जो है वोट किए हैं। और अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं। वहां भी ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री खुद कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी पदाधिकारियों के साथ नाचते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पर एक तरह से 10 मार्च में अभी 23 दिन करीब बचे हुए हैं और ऐसे में डिमोरलाइज करने का प्रयास हो सकता है विपक्षियों के द्वारा किया गया हो, ताकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी और समूचे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाएं। और 23 दिन तो इंतजार बहुत लंबा है। हालांकि बीजेपी जीत का दम भर रही है, लेकिन फिलहाल जो है सोशल मीडिया के जरिए ही अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और चूंकि जहां तक आपने लक्सर वाले मसले का जिक्र किया है, तो आदेश संजय गुप्ता जो कि लक्सर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और जिस दिन उन्होंने ये वीडियो क्लिप डाली थी अपनी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, उसके 2 दिन पहले जिस दिन मतदान हुआ था उससे 1 दिन पहले वो जनता के बीच रोते बिलखते भी नजर आए थे। उन्होंने कहा था कुछ भी कर लीजिए आप, मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति का एक अलग ही चेहरा हमें दिखा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति तो होती थी, लेकिन इस तरह से जो ये नई तरह की राजनीति जो देखने को मिल रही है ये अभी तक नहीं हुई थी। उत्तराखंड के लिए कुछ थोड़ी सी नई राजनीति है। बहरहाल आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे। इस वक्त बात करेंगे अगली खबर की, हरीश रावत के बारे में बात कर लेते हैं। चुनावों के नतीजों को लेकर हरीश रावत का दरअसल बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं। मांगलिक गीत की परंपरा नहीं होने दूंगा। मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं को देंगे शगुन पेंशन।
कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप 10 मार्च तक कैसे अपना दिन बिताएंगे। मैं उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए कुछ सोच आगे बढ़ाना चाहता हूं जिनका या तो मेरे जीवन में महत्व रहा है या उत्तराखंड के जीवन में भी उनका महत्व रहा है। ऐसे ही लोगों में से एक हमारे गांव में मंगल गीत गाने वाली हमारी महिलाएं भी हैं, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। ये परंपरा कहीं टूट न जाए मांगलिक गीतों की। मैं चाहता हूं कि इसको सम्मान दिया जाए। सरकार हमारी बनने की स्थिति में हम फौरन शगुन पेंशन प्रारंभ करें। और मेरे सहयोगी संजय और रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजय हरिद्वार से और रोहित देहरादून से। संजय, हरीश रावत जो है अब चुनाव के बाद जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी माँ की इच्छा थी, मेरी माँ जो है घास काटा करती थी, इस तरह की बातें उन्होंने बताई, जो कि वास्तविक में एक सच्ची तस्वीर है पहाड़ों की। मैं खुद पहाड़ से वास्ता रखती हूँ, मैंने खुद देखा है। महिलाएं जाती हैं, घास काट कर लेके आती है, बहुत बड़े बड़े गट्ठर बना के सिर पर लेके आती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए पेंशन की बात की। उसके बाद हरीश रावत ने मांगलिक गीत गाने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके लिए पेंशन की बात की है। तो क्या लग रहा है मतदान के बाद अब हरीश रावत जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह की अपनी इच्छाएं, मैं कहूँगी इच्छा शक्ति को वो जाहिर कर रहे हैं, क्या लग रहा है अब जनता को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है हरीश रावत की तरफ से? देखिए नीतिशा, जिस तरह से हरीश रावत का बयान है कि महिलाओं के लिए वो कुछ करना चाहते हैं और जो मांगलिक गीत वाली जो महिला है उनके लिए कहीं ना कहीं प्रति माह 1800 रुपये करीब पेंशन देने की बात कही है। हालांकि चुनाव संपन्न होने के बाद जो सभी की राजनीतिक दल है वो तमाम तरह के वायदे जनता से कर रहे हैं और हर कोई पार्टी यह दावा कर रही है कि उत्तराखंड की सत्ता की चाबी इस बार उनके हाथ में हो। लेकिन हरीश रावत भी कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जिस तरह से महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए एक अलग से योजना बनाना चाहते हैं, तो तरह तरह के वादे और जनता से वादे कर रहे हैं। हालांकि जीत को लेकर भी उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, इसको लेकर भी वो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। और बीते दिनों में आपने देखा है कि उन्होंने कहा था कि मेरी माँ का एक सपना था जो घसियारी पेंशन योजना है उनको कहीं ना कहीं महिलाओं तक पहुंचाया जाए। तो तमाम तरह के वादे हैं। अब देखते हैं कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो कितना अपने वादों पर हरीश रावत जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, आगे किस तरह महिलाओं को योजना देते हैं। जी बिल्कुल। रोहित, जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें देखिए हर बार ये होता है कि उत्तराखंड, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार। क्या यही वजह है कि अभी बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस अब ये मान के चल रही है कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार आ ही जाएगी, इसीलिए इतनी निश्चिंत है, अपने विजन को और क्लियर करके जनता के सामने पेश किया जा रहा है, वोटिंग के बाद भी जनता को संदेश दिया जा रहा है कि हम आपके लिए काम करने वाले हैं? जी नीतिशा, अगर पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान को देखें और समझा जाए तो बीते रोज भी उन्होंने बयान दिया था, महिलाओं को लेकर बात की थी। आज जिस तरह से बयान दिया है और कहा है कि जो मंगल गीत गाती हैं महिलाएं पहाड़ों पर, उसमें ज़्यादातर महिलाएं ऐसी होती हैं जो वृद्ध होती हैं, उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर एक अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने आप को कांग्रेस का लीडिंग जो नेता बताने की भी कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो वही सीएम पद का चेहरा होंगे। कल भी जो बयान हमने सुनाया था अपने दर्शकों को, उसमें भी वो अपनी बात कर रहे थे कि अगर मुझे मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बयानों के जरिए हाईकमान तक संदेश पहुंचाना भी चाह रहे हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं। और इस बार हालांकि जहां तक आपने बात की कि एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर की, तो जाहिर तौर पर इस बार कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रदेश में सरकार बन रही है। और इसी के तहत पूर्व सीएम हरीश रावत ने ये बयान दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और उनको मौका मिलता है, यानी कि वो प्रदेश को लीड करते हैं, सीएम का चेहरा होते हैं। से उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड के नेता हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय एक चेहरा है, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, हरदा चाहते भी हैं, उनकी तमन्ना भी रही है कि वो सीएम पद को संभाले, एक बार सीएम पद संभाल भी चुके हैं। तो ऐसे में बहुत जाहिर है कि वो आलाकमान को अपना संदेश और भी क्लियर भी कर देना चाहते हैं।
और शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के आलाकमान को भी पता है, इसीलिए उनको चेहरा भी बनाया गया था उत्तराखंड चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। फिलहाल आप दोनों ही बने रहिए मेरे साथ, एक और खबर हम ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की एक और अहम खबर। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का बयान सामने आया है, उत्तराखंड नवनिर्माण का अभियान रहेगा जारी। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल। मतदान के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों का कोठियाल दौरा कर रहे हैं। 6 किलोमीटर पैदल चलकर गंगोत्री के कामर गांव पहुंचे कर्नल कोठियाल। उधर चमोली में वेतन भुगतान की एक सूत्रीय मांग को श्रमिकों ने प्रदर्शन किया, जहां जोशीमठ में तपोवन धौली गंगा के किनारे स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णु गाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थल पर कार्य बहिष्कार किया। सभी वर्करों का कहना है कि उन्हें दिसंबर से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं कंपनी प्रबंधन का कहना है कि 2 दिनों के अंदर वर्करों का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी पेमेंट 1 महीने की नहीं मिली है। लोग इतनी दूर दूर से आए, झारखंड से आए, यूपी से आए हैं, नोएडा से आए हैं, कोई दिल्ली से आया है, कोई इधर ही लोकल है। पेमेंट का नाम नहीं है। काम करने के लिए कहते हैं कि चलो ये उठा लो। किसी को चोट लग जाती है तो फिर कहते हैं कि हम उस टाइम तो थोड़ा दिखावट कर देते हैं, थोड़ा पट्टी बांध देते हैं, दवाई लगा देते हैं, उसके बाद कोई मरे या जिए उनको कोई फर्क। और संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे इस खबर पर। संजय, जिस तरह के आरोप ये वर्कर्स लगा रहे हैं बहुत गंभीर है। उनका कहना है ना तो पैसा मिलता है और साथ ही साथ अगर उन्हें कोई चोट भी लग जाए तो भी मैनेजमेंट ध्यान नहीं देता है, कंपनी ध्यान नहीं देती है, पट्टी बांध दी जाती है, उसके बाद में सुध भी नहीं ली जाती है। क्या कंपनी की तरफ से कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर टिप्पी साहब, जिस तरह आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि काफी कर्मचारी हैं वो वेतन को लेकर लगातार कई दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर छोटी मोटी चोट भी लग जाती है उनको, तो भी जो कंपनी के जो प्रबंधन से जो अधिकारी है वो हमारी सुनवाई नहीं करते। हालांकि उनको घर चलाना बहुत मुसीबत हो रहा है, बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। आपने देखा है कि सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को पूरा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी किसी तरह का कोई संदेश नहीं आया है, किस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। हालांकि कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम कार्य पर नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि किस तरह से कंपनी का मैनेजमेंट है वो किस तरह से इनकी मांगों को पूरा करता है और किस तरह से इन्हें वेतन देने का काम करता है। जी नितिशा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, और रोहित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में वन विभाग बहादुराबाद शाखा ने अवैध खनन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसके चलते अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर सहित कई वाहनों को सीज किया गया है। आपको बताते चले कि क्षेत्र में काफी समय से अवैध खनन किया जा रहा है और इस समय खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है, जिसके लिए शासन और प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामनगर कोतवाली परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नशे पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा की गई और गोष्ठी में लोगों ने कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने रामनगर में नशे को खत्म करने को लेकर जनप्रतिनिधियों और लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए और कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नशे के खिलाफ आम जनमानस की सहभागिता को लेकर आज कोतवाली रामनगर में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें आसपास के जितने प्रतिनिधिगण थे और गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने प्रतिभाग किया। कई लोगों के द्वारा जो शहर की जो समस्याएं हैं, जिन जिन क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा है उसको डिस्कस किया गया। पुलिस की ओर से, पुलिस टीम की ओर के द्वारा मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में अभी तक जितना काम हमने चाहे एक्साइज एक्ट में किया हो, एनडीपीएस में किया हो या अन्य इस ढंग के लोगों को भेजने, गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है, उसमें और अधिक हम अपनी तेज़ी लेके आएंगे
जनता से भी अपील की गई है कि वो ऐसे स्थान जहाँ पे ये ज़्यादा हो रही है उनको अवगत कराएं, उनकी गोपनीयता रखी जाएगी। हमारी एंटी ड्रग टास्क फोर्स जो जिले में है उसको और सक्रिय किया जाएगा। साथ में ही जागरूकता के जो कार्यक्रम हैं उसमें भी तेजी लाई जाएगी। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ 60 एक्साइज एक्ट में कार्रवाई की जाती है और जो स्मैक, हेरोइन, गांजा इस ढंग के जो नशा है बेचने वाले हैं उनके खिलाफ NDPS एक्ट 1985 के जो अलग अलग धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें एक बात चलिए आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया, जिसका खौफ अस्पताल कर्मियों में दिखाई देने लगा। जिला अस्पताल के MS PK जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखने से जिला अस्पताल के कर्मियों में खौफ का माहौल है, जिसके बाद SDM पौड़ी आकाश जोशी को इसकी सूचना दी गई है और गुलदार को पकड़ने की कोशिश की गई। उधर हरिद्वार के मंगलौर में नगला चीना गांव में तालाब में केमिकल युक्त पानी जाने से मछलियों की मौत हो गई है। बता दें कि नगला चीना गांव में स्थित तालाब के पास एक निजी कंपनी से केमिकल युक्त पानी निकलकर तालाब में जाता है, जिससे तालाब में मौजूद मछलियों की मौत हो गई। वहीं कंपनी मालिक मनोज कुमार ने बताया कि कंपनी से कोई भी पानी बाहर नहीं आ रहा है। यदि पानी कंपनी से बाहर आ रहा होगा तो बंद कर दिया जाएगा। इसमें कंपनी का पानी आ रहा है जोड़ में, तालाब में। मतलब जो गंदा पानी हो इससे मच्छी मर रही है। ये पानी जो हो मतलब बंद होना चाहिए। पानी ढेर गंदा होगा, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। और उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में कोरोना काल में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सुनवाई हुई। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ 10 से ज्यादा जनहित याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थी। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि प्रदेश में महामारी नियंत्रण में है, सभी लोग सामाजिक दूरी के साथ मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। जबकि कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि महामारी से लड़ने के लिए अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है। और न्यूज इंडिया में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे।